हेलो बच्चों, क्या हालचाल? कैसे हो आप सब लोग? तैयारी फाइनल फेज में पहुंच चुकी है। अब कुछ छोटी छोटी बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। बस आप जाते हुए रिवाइज करते हुए जाना। ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनका नाम है कौन सा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आज मैं इन दो चैप्टर से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें आपके साथ ऐड करने जा रहा हूं। फटाक से इसको देखते हुए जाना बच्चों। ये एक चैप्टर आपका होगा कौन सा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और दूसरा चैप्टर होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पहला चैप्टर अगर हम बात करते हैं, इस फर्स्ट पार्ट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आप देखोगे क्या क्या पढ़ के जाना है बच्चों। पहला पार्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट्स, different types of excretory wastes in animals। excretory wastes in animals बच्चों नाइट्रोजनस टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेशन करते हैं, द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इन जनरल डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। कोई भी चीज बॉडी में जब अगर आ रही है, अगर वो कचरा मींस इफ देयर इज नो यूज, बॉडी में एक्यूमुलेट होगी लॉन्ग टर्म तक तो टॉक्सिन बन जाएगी। इसे रिमूव करना ही हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन कहा जाता है। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट में डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वन मोस्ट कॉमन इज अमोनिया, जो ज्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स रिमूव करते हैं, उन्हें अमोनोटेलिक कहा जाता है। इसमें आप एग्जाम्पल जरूर याद रखना, टैडपोल, टैडपोल ऑफ फ्रॉग, bony fishes, bony fishes, they have their common waste as ammonia, highly toxic, soluble in water, highly toxic होता है बच्चों, and highly soluble in water। ये दो बातें इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखोगे। सेकंड है जहां पे बच्चों हम यूरिया की बात करते हैं, हम लोग यूरियोटेलिक हैं। ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक, मैमल्स आर यूरियोटेलिक। तो ह्यूमंस या मैमल्स लिख लो बच्चों, मैमल्स आर यूरियोटेलिक। फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग यूरियोटेलिक होता है बच्चों। कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिश, इनमें भी यूरियोटेलिज्म है। लेस टॉक्सिक है अमोनिया से, लेस सॉल्युबल है। 1 ग्राम ऑफ यूरिया, 1 ग्राम ऑफ यूरिया अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 ml वाटर चाहिए इसे डिसॉल्व करने के लिए, बॉडी से रिमूव करने के लिए। लेकिन यहाँ अमोनिया की अगर आप बात करते हो, इसके कंपेयर में ये करीब 300 ml रिक्वायर्ड है। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नीड्स अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 ml ऑफ वाटर बच्चों। थर्ड टाइप का वेस्ट जो एनिमल में पाया जाता है बच्चों, दैट इज यूरिक एसिड। नो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल। ये ज्यादातर लैंड स्नेल्स में पाया जाता है बच्चों, लैंड स्नेल्स में पाया जाता है। ये फिशेस इंसेक्ट्स में बच्चों, इंसेक्ट्स में पाया जाता है। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में पाया जाता है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में पाया जाता है। तो ये आपको एक्सक्रीटरी वेस्ट याद रखने हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। अगर मैं बात करता हूं अगला नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैकेनिज्म पार्ट की, तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, टोटल प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। वन पार्ट इज बायोकेमिकल, बायोकेमिकल प्रोसेस है बच्चों, केमिस्ट्री रिक्वायर्ड है इसमें, बायोकेमिस्ट्री रिक्वायर्ड है। यहाँ पे यूरिया सिंथेसिस होती है बच्चों, यूरिया सिंथेसिस, यूरिया सिंथेसिस जिसे हम ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं बच्चों, ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं, 3 अमाइनो एसिड साइकिल कहते हैं। तो ये 3 अमाइनो एसिड साइकिल अमोनिया यूरिया साइकिल कही जाती है, जहां एक सिंगल यूरिया NH2CO, NH2 सिंगल यूरिया की सिंथेसिस बच्चों
1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया की सिंथेसिस के लिए देयर आर 3 ATP रिक्वायर्ड एंड सम एंजाइम्स रिक्वायर्ड बच्चों, सम एंजाइम्स, 2 अमोनिया एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको बस याद रखना है बायोकेमिकल एस्पेक्ट यूरिया सिंथेसिस का जो लीवर में होता है। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल पार्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मैकेनिकल पार्ट है जो यूरिन फॉर्मेशन का, जिसको आपने पहले भी पढ़ा होगा। 3 स्टेप्स हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है बच्चों। ये एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। और वहीं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, इसका नाम ही है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है बच्चों। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सीक्रीशन, इसे सेलेक्टिव सीक्रीशन भी कहते हैं। तो ये 2 जो प्रोसेस है बच्चों, ये हमारे लिए सेलेक्टिव प्रोसेस हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, जहां पे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू लगभग, यहाँ देखो आप बच्चों, 60 mmHg माइनस 30 mmHg प्लस 20 mmHg इज इक्वल टू 10 mmHg। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, बस सिंपल याद रखना। द मेन कॉज ऑफ फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, द नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, जिसमें जो फिल्ट्रेट है वो सेलेक्ट नहीं किया जाता। इनमें से जो कुछ भी ब्लड में प्रेजेंट है, जो कुछ भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके फिल्ट्रेशन होती है। और ये डिसॉल्व्ड कंटेंट जो फिल्ट्रेशन करते हैं, इनमें से GHP प्लेज द मेजर रोल, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इस इफेक्टिव प्रेशर की वजह से जो नेट प्रेशर आता है दैट इज 10 mmHg विच इज द कॉज ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है बच्चों। यहां कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है फिल्ट्रेट से, व्हाट इज फिल्ट्रेट। तो अगर फिल्ट्रेट को ब्लड के प्लाज्मा से पूछा तो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन प्लस फैटी कंपोनेंट और लिपिड कंपोनेंट। अगर आप यहां से प्लाज्मा से प्रोटीन एंड लिपिड कंटेंट को निकाल देते हो देन द रिजल्ट इज फिल्ट्रेट। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है 80% वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन PCT एंड डिसेंडिंग लिम्ब, जिसे हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी वाटर एब्जॉर्प्शन। रेस्ट जो 20% एब्जॉर्प्शन है बच्चों, ये DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट से होता है, जिसके लिए हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं। दिस इज कॉल्ड फैकल्टेटिव वाटर एब्जॉर्प्शन, फैकल्टेटिव और कंडीशनल वाटर एब्जॉर्प्शन। तो बहुत ही आसान है बच्चों, ये जरूर याद रखना, वाटर के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये एंटायरली 100% PCT में हो जाता है। ये भी आप याद रख सकते हो, PCT में 100% एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब ट्यूबुलर सीक्रेशन की बात आती है तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो K+ एंड H+ के ट्यूबुलर सीक्रेशन के लिए पूछे जाते हैं, जो मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी को, इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को जो है ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। और यूरिन में, अगर एक और क्वेश्चन है बच्चों, यूरिन का जो pH होता है वो एसिडिक होता है, तो pH ऑफ यूरिन एसिडिक क्यों होता है, वहां पे रोल आप बताओगे, रोल ऑफ H+ आयन। ये H+ आयन नेफ्रॉन में ट्यूबुलर सीक्रेशन, कलेक्टिंग डक्ट के पार्ट में जो ट्यूबुलर सीक्रेशन हो रहा है H+ का, दैट इज द कॉज ऑफ एसिडिक pH ऑफ यूरिन। तो यूरिन का pH एसिडिक होता है यूजुअली 6.0, मेन रोल प्ले करता है H+ आयन।
तो ये जो पॉइंट है आपको यहाँ से पढ़ करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए, जिसे आपको जरूर देख के जाना चाहिए, वो है रास। रास रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बच्चों जिस सिस्टम का रोल तब शुरू होता है जब हमारे बॉडी में लो ब्लड वॉल्यूम या लो ब्लड प्रेशर होता है। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम या प्रेशर लो होता है, यहां से हमारी जेजी सेल्स बच्चों, जेजी सेल्स विच आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, मॉडिफाइड स्मूथ मसल होती हैं बच्चों, ये स्मूथ मसल्स होती हैं बच्चों। और यहां से ये जो जेजी सेल्स हैं, दीज जेजी सेल्स क्या करती हैं? रेनिन का सिक्रीशन करती हैं। दिस रेनिन एक्ट लाइक एंजाइम, जो हमारे बॉडी में लिवर में प्रोड्यूस होने वाला केमिकल है एंजियोटेंसिनोजन। इस एंजियोटेंसिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। ये एंजियोटेंसिन 1 को एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम लंग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं वो सीक्रेट करती हैं, एस सीक्रेट करती हैं, और ये एस AG1 को AG2 में कन्वर्ट करता है बच्चों। ये AG2 खुद एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, एंड दिस ऑल्सो एक्टिवेट्स एड्रीनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, विच सीक्रेट्स एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन जो कि एक स्टेरॉयड हार्मोन है बच्चों। दिस स्टेरॉयड हार्मोन, दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। सॉल्ट रिटेनिंग, ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है बच्चों, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड सॉल्ट रिटेंशन, सोडियम आयन के अब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है फ्रॉम DCT। promotes the absorption of sodium which is followed by water। ये बात अगर आपने याद रख ली कि बॉडी में जब ब्लड वॉल्यूम लो हुआ तो उस ब्लड वॉल्यूम को फिर से नॉर्मल करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर को वापस फिर से बढ़ाने के लिए जो सिस्टम एक्टिवेट होता है उसे कहते हैं रास। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, नॉर्मल से ज़्यादा जाने लगा, तो उसे कॉन्ट्राडिक्ट, उसे अपोज करने के लिए, उसे स्टॉप करने के लिए दूसरा सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसका नाम होता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF। कई बार डिस्कस किया हुआ बच्चों, याद रखना, ANF इज ऑपोजिट टू रास। ये रास के ऑपोजिट है। मतलब जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, राइज इन ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम, तो ये एक्टिवेट करता है एट्रियल वॉल, हार्ट की वॉल, एट्रियल वॉल से ANF एक्टिवेट होता है, जो रास के अपोजिट होता है, जो रास को शट डाउन कर देता है और बॉडी का वॉल्यूम फिर से बैलेंस हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर फिर से बैलेंस। तो इस चैप्टर के इन छोटी छोटी बातों को जरूर देख करके जाना है। अगला चैप्टर जो हमें डिस्कस करना था, मैंने आपको बताया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इस चैप्टर में बच्चों हमारे पास दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो तो एक है हमारी टाइप्स ऑफ मसल्स, उनमें जो डिफरेंस है जो एनिमल टिश्यू में आपने पढ़ा है, ये जो 3 टाइप की हमारी मसल हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वॉलंटरी होती हैं, सिनसाइटियल होती हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। ये डिफरेंस जरूर याद रखना है बच्चों। स्मूथ मसल्स
इनवॉलेंट्री होती है, नॉन स्ट्राइएटेड होती है, नॉन स्ट्राइएटेड होती है, फ्यूजीफॉर्म होती है, टैपर दोनों एंड से पॉइंटेड होती है, फ्यूजीफॉर्म होती है, लेकिन ये भी अनब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कार्डियक मसल से, विच आर इंटरमीडिएट, ये इनवॉलेंट्री भी है, ये स्ट्राइएटेड भी है, और ये सिलिंड्रिकल भी है, सिलिंड्रिकल भी है, लेकिन एक्सेप्शनली इट इज ब्रांच्ड, जो कि ऊपर की दोनों ही मसल्स नहीं होती, ये ब्रांच्ड है, और इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। इसके अलावा सेकंड पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस आपको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे अगर आप किसी स्केलेटल मसल के अंदर डीप में सार्कोमियर का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो, सार्कोमियर विच इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल, तो देखो बच्चों, सपोज करो ये मेरी एक जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच में ही मेरा सार्कोमियर है, ये है सार्कोमियर। अब देखो बच्चों, सार्कोमियर के दोनों साइड पे ये थिन फिलामेंट लगे होते हैं। ये देखो जेड लाइन के, सार्कोमियर नहीं, जेड लाइन आप यहां लिखोगे, जेड लाइन के दोनों साइड पे थिन फिलामेंट लगे होते हैं, ये थिन फिलामेंट है। और यहाँ बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेंटर में आपके सार्कोमियर के बिल्कुल बीचों बीच ये हमारा थिक फिलामेंट होता है, ये हमारा थिक फिलामेंट है। बस देखते जाओ बच्चों, देखते जाओ, बहुत ही आसान है। ये जो थिक फिलामेंट वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये जो थिक फिलामेंट वाला एरिया दिख रहा होगा, इसे मैं कहता हूं ए बैंड। क्या कहता हूं बच्चों? ए बैंड। और इसके दूसरे साइड पे जहां केवल थिन फिलामेंट दिख रहे हैं, जो जेड के दोनों साइड पे है, इसे हम कहते हैं आई बैंड। तो क्वेश्चन अगर पूछा व्हाट इज सार्कोमियर, आप बताओगे सार्कोमियर इज इक्वल टू 1 ए बैंड, 1 कंप्लीट ए बैंड प्लस 2 हाफ्स ऑफ आई बैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। हाफ पार्ट आई का इधर देखो आप, हाफ आई का इतना हिस्सा इधर से, हाफ ऑफ द आई और ये हाफ ऑफ द आई, ये दोनों साइड के आई मिला करके ये बनाते हैं आपके सार्कोमियर। और ये जो आपके फिलामेंट है, जहां पे ये थिक फिलामेंट दिख रहा है और ये थिन फिलामेंट दिख रहे हैं, इन्हीं का कॉन्ट्रैक्शन होना है। थिक फिलामेंट को मेनली हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मायोसिन फिलामेंट। थिक इज कॉल्ड मायोसिन फिलामेंट और थिन को हम मेनली एक्टिन कहते हैं। बट इस एक्टिन के साथ यहाँ दो और सपोर्टिंग प्रोटीन्स पाई जाती हैं। वन इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो मसल की प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों जो पूछा जाता है वो यहाँ पे ऐड कर लो आप। मसल की जो प्रोटीन है, मसल प्रोटीन्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बच्चों। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक होती है जिसे कहते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, एंड थर्ड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर एक्टिन एंड मायोसिन। मायोसिन एक पॉलीमेरिक फॉर्म है बच्चों। इसकी मोनोमेरिक यूनिट जो होती है, मोनोमर जो होता है, इसे हम कहते हैं क्या? मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन। तो कुछ छोटी छोटी बातें आप जरूर याद रखोगे। रेगुलेटरी प्रोटीन जो रेगुलेट करती है प्रोसेस में, वहां पे आपको नाम लिखना है ट्रोपोमायोसिन का एंड ट्रोपोनिन का। ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन 3 टाइप की होती है। वन इज कॉल्ड टीपीटी, वन इज कॉल्ड टीपीआई, वन इज कॉल्ड टीपीसी।
टीपीआई इनहिबिटर है बच्चों, इनहिबिटर प्रोटीन जो कि मास्किंग करती है, मास्किंग द साइट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन बाइंडिंग, मास्किंग करती है, और ये कैल्शियम बाइंडिंग फॉर्म है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो प्रोटीन में केवल स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं बच्चों, टाइटिन प्रोटीन है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है, और यहाँ पे कई सारी और एक्स्ट्रा प्रोटीन जैसे कि मायोमेसिन प्रोटीन पाई जाती हैं। तो इस तरीके से आपको प्रोटीन में टाइप्स ऑफ प्रोटीन याद करना जरूरी है, विच प्रोटीन इज स्ट्रक्चरल, कॉन्ट्रैक्टाइल या रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, तो ये आप जाते जाते जरूर देख लोगे। डिसऑर्डर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिसऑर्डर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, डिसऑर्डर्स मैं दोनों चैप्टर के आपको बता देता हूं। एक बता देता हूं एक्सक्रीशन चैप्टर से रिलेटेड, और दूसरा आपका लोकोमोशन चैप्टर से रिलेटेड, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। तो देखो इसमें जो डिसऑर्डर्स है, एक्सक्रीशन क्या कहता है, एक्सक्रीशन में जो है वहां पे आप रीनल कैलक्यूलाई याद कर लो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस याद कर लो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस। इसके अलावा यूरेमिया, यूरेमिया ब्लड में यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंक्रीज यूरिया लेवल इन ब्लड। किडनी काम नहीं कर रही है, अगर टेम्परली बेकार हो गई है तो ऐसे केस में फिर हीमोडायलिसिस करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड increased urea in blood is called uremia. Glomerulonephritis, inflammation of glomerulus, inflammation of glomeruli, इसे ब्राइट्स डिजीज भी कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसका मेन कॉज है, ब्राइट्स डिजीज। और यहाँ कैलक्यूलाई कैल्शियम से रिलेटेड है बच्चों, जब यहाँ किडनी के अंदर जब स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं, किडनी स्टोन्स बन जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रीनल कैलक्यूलाई। बहुत कम पानी पीने से या बॉडी में सॉल्ट्स का लेवल, कैल्शियम से रिलेटेड सॉल्ट्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो रीनल कैलक्यूलाई इज़ वेरी कॉमन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है यहाँ पे आपको कुछ बहुत से इंपॉर्टेंट जो हैं, उनमें से मायस्थेनिया, मायस्थेनिया ग्रेविस जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बच्चों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बच्चों, ये ज़रूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, the disorder related to neuromuscular junction, that is myasthenia gravis, autoimmune disorder. Muscular dystrophy, muscular dystrophy genetic disorder है बच्चों, is a kind of genetic disorder, और ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी से होता है। और यहाँ एक टर्म गाउटी आर्थराइटिस या गाउटी आर्थराइटिस जॉइंट इन्फ्लेमेशन है बच्चों, जहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं जॉइंट पे, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट जिसे आर्थराइटिस कहा जाता है। तो ऐसे करके कुछ ऐसे सिंपल और जानने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर याद रखने हैं, और इस तरीके से ये 2 चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट थे वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर आपने कर ली है, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, आप बिल्कुल तैयार होकर के जाना, डरना मना है, डरना मना है, जाओ चक दे फट्टे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, बाय बाय।